सदस्य डॉक्टर सस्मित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सस्मित पात्रा उन डेलीगेट्स में रहे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया भर में बेनकाब किया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा जी। सस्मित पात्रा जी अभी ऑल पार्टी डेलीगेशन के हिस्सा थे और ये काफ़ी देशों में, चाहे वो यूएई हो, लाइबेरिया हो या फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो या फिर सेरा लियोन हो, वहाँ पर जाकर भारत का पक्ष इन्होंने सामने रखा है कि आखिर किस तरह से पहलगाम के टेरर अटैक में पाकिस्तान का हाथ था और भारत क्यों मजबूर हुआ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के लिए। सस्मित सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। सर, मेरा पहला सवाल है, जब ये डेलीगेशन, आपकी जो डेलीगेशन थी, एकनाथ शिंदे के जो पुत्र हैं श्रीकांत शिंदे जी, उनके द्वारा लीड की जा रही थी, तो डेलीगेशन जाने के पहले जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने और फॉरेन सेक्रेटरी ने आप लोगों को जो ब्रीफिंग दी थी, तो उसमें क्या बताया गया था आप लोगों को? हमारी डेलीगेशन जाने से एक दो दिन पहले जो माननीय फॉरेन सेक्रेटरी जी के से ब्रीफिंग हुआ था, 3-4 महत्वपूर्ण विषय बताए गए थे। पहला कि ओवरऑल भारत का जो रवैया था पहलगाम के बाद और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी डेवलपमेंट रहे राइट अप टू डेलीगेशंस के निर्णय तक, वो क्या विषय थी, बैकग्राउंड क्या थे, कॉन्टेक्स्ट क्या रहा और कैसे ये तमाम विषय आने वाले दिनों में हम विश्व के पास लेके जा सकें। कैसे पाकिस्तान भारत के विरुद्ध 4 दशंधियों से आतंकवाद फैला रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कैसे आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश। उसके अलावा जब हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जब हम जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या हमारी सोच रहनी चाहिए, क्या रवैया रहना चाहिए, कौन से वो सवाल शायद आ सकते हैं और इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय पॉलिसी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसके तहत कैसे हम अपने विचारों को, अपने वक्तव्य को उचित तरह से रख सकें। तो इसके लिए एक आध दिन बाद हमें टॉकिंग पॉइंट्स भी मिले और उन सब दस्तावेज़ों को लेके हम लोग गए और वहाँ पर हमारी जो डेलीगेशन थी, जैसे आपने बताया, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी की अध्यक्षता में गई, बहुत ही सफल रहा। और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी की जो ब्रीफिंग रही वो बहुत पॉजिटिव थी और हर जगह जहां हम गए, चारों राष्ट्रों में, यूएई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सियरा लियोन और लाइबेरिया में, वहां पर बहुत फ़ायदेमंद हुआ। सर, जैसा कि अब आपकी जो डेलीगेशन थी वो सारी जो कंट्रीज़ थी आप लोगों को विज़िट करना था, आप लोग विज़िट कर वापस आ चुके हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या भारत पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कि किस तरह से पाकिस्तान जो है एक टेरर फंडिंग स्टेट है, क्या इसको एक्सपोज करने में भारत को कामयाबी मिली है? हमारी डेलीगेशन जो ये 4 राष्ट्रों में गई, जहां पर भी हमने ये बात रखा किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को फैला रहा है और वहां पर हमने स्पेसिफिकली डिटेल्स भी रखे, वहां पर वो राष्ट्रों ने उन डिटेल्स को परखा, देखा, विश्वास किया और भारत की इस मुहिम में पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जुड़ने का भी आश्वासन दिया। हर एक राष्ट्र ने कहा, अपने बहुत सारे राष्ट्र जो हम गए वहाँ पर, चाहे वो उनके लाइबेरिया के प्रेसिडेंट हों, कॉन्गो के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों, सियरा लियोन का पार्लियामेंट हो, यूएई के उनके मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस हो, बहुत सारे सीनियर लीडरशिप से हमारी मुलाकात हुई और सभी ने एक सोच में बताया कि भारत का ये जो आतंकवाद के खिलाफ मुहिम है ये बहुत सही है और पाकिस्तान जिस तरह से ये सब आतंकवाद फैला रहा है ये चिंताजनक है। अब बहुत सारी विषय ऐसी हैं जो कि मैं मीडिया में बता नहीं सकता, बिकॉज उन्होंने एट अ पर्सनल क्लोज डोर डिस्कशन में काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए, बट सारांश में मैं ये सब बता सकता हूँ कि सभी की सोच यही है कि आतंकवाद किसी भी स्वरूप में हो वो नहीं होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए और अगर भारत पे आक्रमण है
तो इसका मतलब है ये मानवता पे आक्रमण है। सर, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप 4 देशों में गए, वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व का मंडल एक गया वहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये सारे देश जो हैं वो भारत के सपोर्ट में खड़े हैं इस डेलीगेशन के जाने के बाद? जिस तरह से पहलगाम का हमला हुआ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारत के साथ ये 4 राष्ट्र, सिर्फ ये 4 राष्ट्र नहीं, जहाँ जहाँ हम लोग, हमारी डेलीगेशंस गई हैं, बहुत सकारात्मक रवैया रहा है। और स्पेसिफिकली मैं अपनी डेलीगेशन की अगर बात करूँ, हम लोग पहले यूएई गए। यूएई में वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस से मीटिंग हुई, डायरेक्टर नेशनल मीडिया काउंसिल जो उनका है उनसे मीटिंग हुई, ऑनरेबल अल नौमी जो उनके पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात हुई। और सभी जगह एक सोच रही कि भारत की इस मुहिम के साथ हम हैं। और वो सभी दुखी थे कि पहलगाम में जिस तरह से अटैक हुआ, और विशेषकर जब हम लोगों ने बताया कैसे धर्म पूछ के मारा गया, उससे बहुत शॉक थे। हम लोग सिएरा लियोन गए। सिएरा लियोन आप जानते हैं ओआईसी नेशन है, यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर भी है। और बेसिकली ओआईसी नेशन है, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का मेंबर है, तो जाहिर सी बात है उनकी बहुत वॉइस है विद इन द इस्लामिक वर्ल्ड। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनके संसद ने एक साथ खड़े होकर 1 मिनट का मौन धारण किया और इन मेमोरी जो पहलगाम में जो लोग को हत्या करी गई आतंकवाद के द्वारा, उनके मेमोरी में उन लोगों ने 1 मिनट का मौन धारण किया, शोक व्यक्त किए और जताया पूरी दुनिया को और अपने राष्ट्र को कि भारत के खिलाफ जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है ये जघन्य है और इस आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हैं और भारत की इस तकलीफ के साथ हम जुड़ते हैं। तो दिल से दिल जुड़ना, अपने तकलीफ से दूसरे की तकलीफ से अपने आप को जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे आपने कहा कि चारों राष्ट्र हमारे साथ खड़े रहे, क्या चारों राष्ट्र हमारे शोक में शामिल हुए? बिल्कुल हुए। लाइबेरिया की सेनेट, उनका जो सेनेट के प्रेसिडेंट है, प्रो टेम्पोर कहते हैं उनको, वो भी खड़ी हुई, पूरा सेनेट खड़ा हुआ और शोक उन्होंने 1 मिनट का मौन धारण किया और हमारी दुख के साथ, हमारी शोक के साथ अपने दिल को जोड़ा। तो जब कोई भी राष्ट्र आपके दिल के, आपके शोक के साथ जुड़ता है, वो आपको तकलीफ को समझता है, महसूस करता है। और जब उन्होंने हमारी तकलीफ को, हमारी दुख को समझा है, तब वो सामने आ गए हैं कहते हुए कि हम कहीं भी रहें, हम यूएनएससी में रहें, अफ्रीकन यूनियन में रहें, ब्रिक्स में रहें, हम किसी और फोरम में रहें, जीसीसी में रहें, ओआईसी में रहें, हर फोरम में हम ये जो आतंकवाद है इसका खिलाफ हम खड़े रहेंगे। सर, अब देखने में आ रहा है कि जब भारत ने अपने 7 प्रतिनिधिमंडल को भेजा करीब 33 देशों में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, अब पाकिस्तान ने एक और राह चुनी है, भारत की कॉपी कर रहा है, 3 देशों में अपने प्रतिनिधित्व मंडल को भेज रहा है, उसमें भी विपक्ष के सांसदों को भेज रहा है, उनके फॉर्मर मिनिस्टर्स बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, फिर हिना रबानी खैर भी हैं, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, ये लोग भी यूएस में गए हुए हैं, जहां अभी शशि थरूर की जो डेलीगेशन है, कांग्रेस के जो एमपी हैं, उनकी डेलीगेशन के साथ साथ में ही उनका भी वहां विजिट चल रहा है यूएस में। तो क्या लग रहा है, पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, पाकिस्तान जितना भी नकल कर ले, नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता पड़ती है। दिक्कत पाकिस्तान के साथ ये है, अगर किसी भी आतंकवादी को किसी को चिट्ठी लिखना हो आज पूरे विश्व में, अगर मौलाना मसूद अजहर को चिट्ठी लिखनी हो तो आपको पाकिस्तान का पिन कोड डालना पड़ता है। अगर जैश ए मोहम्मद के हाफिज सईद को चिट्ठी लिखनी हो तो पाकिस्तान का पिन कोड चाहिए। उसामा बिन लादेन कहाँ निकला? पाकिस्तान में निकला। तो इस तरह से देखेंगे, अगर भारत मतलब पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे, अगर किसी भी आतंकवादी को आपको ढूंढना हो, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान का पिन कोड डालिए, वहाँ पर वो लोग निकल आएंगे। तो पाकिस्तान पूरे विश्व का अगर टेररिस्ट हब कहा जाए तो ये पूरा विश्व जो है ये मानना शुरू कर चुका है। इसलिए पाकिस्तान जितनी भी कोशिश करे, अपने डेलीगेशंस को भेजे, वो अपने आप को और ज़्यादा एक्सपोज करेंगे। आज पाकिस्तान हताश और निराश है। अगर आईएमएफ का पैसा आता है तब जाके उनकी रोटी चलती है, उनका दाल का चक्की चलता है।
आईएमएफ के पैसे पे जिंदा रहने वाला राष्ट्र अगर भारत, जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है, अगर उसके साथ वो टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी बेवकूफ़ी है। और ऐसी बेवकूफ़ियाँ वो पहले भी कर चुके हैं, आगे भी कर रहे हैं। वो थोड़े से घबराए हुए हैं। उनको आदत थी ये कि भारत के ऊपर अगर आक्रमण होगा, पूरा विश्व निंदा करेगा, भारत डॉसियर भेजेगा। हम लोग उन जैसे पठानकोट में हमारे बेस पे जब आक्रमण हुआ, उनकी टीम ने आके दौरा किया। तो ऐसे दौरे चलेंगे, डॉसियर्स होंगी, बातचीत होगा, बट हमारे ब्रह्मोस मिसाइल उनके घर में घुस जाएंगे, ये उन्होंने सोचा नहीं था। जब हमारे ब्रह्मोस घुस गए उनके घर में और जितने भी उन्होंने ड्रोन्स टर्किश वाले भेजे सबको हमने मार गिराया, तब वो बड़े बौखलाए हुए हैं। उनको समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के किसी भी छोर पे, किसी भी पिन कोड पे हमारा मिसाइल जाके पहुंच सकता है। इससे वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चाहे वो आसिफ मुनीर हो या उनके प्राइम मिनिस्टर हो या बिलावल भुट्टो हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक राष्ट्र में बिलावल भुट्टो हैं, आज तक उनको ये भी कहना नहीं चाहिए, मगर आज क्योंकि वो मंत्री हैं, उनकी माँ की हत्या करी गई। वो हत्यारे कौन थे, क्या उनका नाम आज तक उनको पता चला है? नहीं पता चला है। उनके जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, वो आज कहाँ है? जेल में है। तो वास्तविकता पाकिस्तान का ये है कि अगर आप देखेंगे उनके जितने भी सारे रहे हैं, जरदारी वो कहाँ गए? जेल में। इमरान खान जेल में। बेनजीर भुट्टो को मार दिया गया। आपके ये जो जियाउल हक थे, वो प्लेन में जा रहे थे, बम से उड़ा दिया गया। तो यही है इतिहास। परवेज मुशर्रफ का इतिहास देख लीजिए, एक कू में डिक्टेटरशिप में आए। तो पाकिस्तान का इतिहास ही रहा है कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं चलता, वहां पे आर्मी चलती है, आईएसआई चलता है। ये वास्तविकता है पाकिस्तान का। तो जितना भी ये लोग डेलीगेशन भेजे, उनकी सच्चाई तो भारत के सामने, विश्व के सामने है। सर, आपको लगता है ऐसा कि क्या भारत विश्व पटल पर जो अलायंस है टेरर के अगेंस्ट में, उसको लीड कर सकता है, और यूएन का जो एक स्टैंड होता है टेरर फंडिंग स्टेट्स को लेकर, उसके स्टैंड को और टफ बनाने में भारत मदद कर सकता है? देखिए, जैसे पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में रखा गया था, हाल ही में ग्रे लिस्ट से हटाया गया है। ऐसा नहीं कि कल वो ग्रे लिस्ट में नहीं जा सकता। जब उन्होंने IMF से अभी $1 बिलियन मिले, तो मिलने के बाद IMF ने रिस्ट्रिक्शंस डाले पाकिस्तान के ऊपर। और ये सब जो है कहीं ना कहीं विश्व के सोच में या मंशा में एक डाउट है पाकिस्तान के ऊपर। कहीं ना कहीं एक संकोच है कि पाकिस्तान इस पैसे को लेकर क्या करेगा। ये जो फंडिंग हम लोग कर ले इंटरनेशनली, कहीं ये डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। तो भारत जितना हम कह रहे हैं वो तो हम अपना काम, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, बट विश्व भी चिंतित है इन सब चीज़ों से। चाहे ये यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे वो IMF हो, चाहे FATF हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है चिंतित है कि पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है। तो ये $1 बिलियन जो मिले हैं, ये टेररिस्ट के पास नहीं पहुंचेंगे, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, बट क्योंकि वो इतना फेल्ड स्टेट है कि अपने घर को संवार नहीं सकता है और दूसरे की विदेश के जो पैसे हैं उस पर चलने वाला देश है, तो स्वाभाविक तौर से जब भारत, जैसे आपने बताया कि एक इंटरनेशनल अलायंस को लीड कर सकता है, मुझे लगता है भारत जब आज पूरे विश्व का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म हो, आसियान हो, क्वाड हो, कहीं पर भी हो, भारत की अपनी प्रतिष्ठा इतनी मजबूत है कि पूरा विश्व जो है हमारे साथ ट्रेड एंड कॉमर्स करने आता है, पाकिस्तान के साथ नहीं। तो इसलिए भारत जब भी आज जो पहल करी है भारत ने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव में, ये दूरगामी है। इसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। अगर आपको लगता है ये 2020 का मैच है, ऐसा नहीं है, ये टेस्ट मैच है, और हम लोगों को ये टेस्ट मैच लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा। ये खेल हमें बहुत पहले से शुरू करनी चाहिए थी, ये काम हमें बहुत पहले से करना चाहिए था, क्योंकि आप मिलिट्री ऑप्शंस आपके लिमिटेड रहते हैं। क्योंकि अगर हम वॉर में चले गए तो फिर हमारे देश की जो अर्थनीति है वो कमज़ोर हो जाएगी। यही कुछ विकसित देश चाहते हैं कि भारत की अर्थनीति कमज़ोर हो जाए। भारत जो चौथा सबसे बड़ा अर्थनीति बन चुका है और तीसरा सबसे बड़ा अर्थनीति बनने जा रहा है, तो सिर्फ तो अभी फिर 2 और रह गए, अमेरिका रह जाएगा, चाइना रह जाएगा, हम तीसरी अर्थनीति बनने ही जा रहे हैं। तो इसलिए भारत अगर इतना पावरफुल इकोनॉमी बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, तो उसको कैसे थोड़ा सा परेशान किया जा सकता है, तो लोग तो वही चाहते हैं। तो इसलिए मेरा विश्वास है, जो मेरे डेलीगेशन से मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, कि भारत
संपूर्ण तरह से तैयार है आतंकवाद के खिलाफ। और ये महात्मा गांधी की धरती है, ये स्वामी विवेकानंद की धरती है, वासुदेव कुटुंबकम की धरती है, सर्वधर्म संभव की धरती है। इसलिए सारे विश्व को ये पता है, जब भारत अमन और चैन और शांति की बात करता है उसको मीन करता है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि भारत की ये जो पहल है वो विश्व को एक नया डायरेक्शन देगा, एक नया विश्वास देगा। सर, जब आप लोग दौरे पे थे इन चारों कंट्रीज में, तो क्या वहाँ पर आपने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर का जिक्र किया? उनको कोई एविडेंस वहाँ पर इस तरीके से दिए? क्योंकि यहाँ पे लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर इस डेलीगेशन को भेज के भारत को फ़ायदा क्या होगा? देखिए, जब हमारी वहाँ पे मीटिंग होती और जो फोटोग्राफ है जिसमें कि वो जनाजे की दुआ करी जा रही है, तो वो जो जनाजे की दुआ वो पाकिस्तान के टेररिस्ट के कॉफिन्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग लगा हुआ है। सवाल ये आता है कि पाकिस्तानी जो टेररिस्ट थे वहाँ पर, उनके वो जो कॉफिन्स के ऊपर पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग क्यों है? क्या वह पाकिस्तान के रेंजर्स थे, पाकिस्तान के जवान थे, पाकिस्तान के ऑफिसर्स थे, पाकिस्तान के आवाम थे? वो तो टेररिस्ट थे। तो टेररिस्ट के कॉफिन के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग दिखाता है कि पाकिस्तान एज अ नेशन, एज अ स्टेट, एक राष्ट्र होते हुए आतंकवाद के साथ कैसा जुड़ा हुआ है। वो तो सबके सामने है, वो फोटोग्राफ है। दूसरा, वो जनाजे का जो दुआ कर रहे थे, जो प्रेयर कर रहे थे, वो खुद जो है एक खुद डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, यूनाइटेड नेशंस का, सिक्योरिटी काउंसिल का आइडेंटिफाइड, वो भी पूरे विश्व में है, उसका चेहरा दिख रहा है। उसके साथ उसके पीछे जो खड़े हैं जितने सारे लोग उस जनाजे में, वो सब पाकिस्तान आर्मी के सारे ऑफिसर्स खड़े हैं। भाई, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स वो टेररिस्ट के जनाजे पे क्यों खड़े हैं? क्या टेररिस्ट के साथ उनके कोई संबंध थे, कोई दोस्ती थी, कोई यारी थी? क्या था, रिश्ता क्या था? तो यही स्पष्ट करता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट और पाकिस्तानी आर्मी के बीच का ये जो रिश्ता है, ये वो एक फोटोग्राफी काफी है पूरे विश्व को दिखाने के लिए। और आज तक भी उसका खंडन पाकिस्तानी आर्मी ने नहीं किया, आज तक भी उसका खंडन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो ये तो 100% दिखता है, पूरे खुले आम दिखता है कि पाकिस्तानी आर्मी, ISI और उनका जो आपका टेरर नेटवर्क है उसका साथ संपर्क क्या है, ये पहला विषय है। दूसरा, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट बोल के एक प्रॉक्सी है लश्कर तोयबा का। ये लश्कर तोयबा का प्रॉक्सी जो है, इसको क्यों प्रॉक्सी किया गया? क्योंकि लश्कर तोयबा जब बन गई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको आइडेंटिफाई कर दिया एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और मौलाना मसूद अजहर को एज ए टेररिस्ट घोषित कर दिया। तो अगर ये लोग कुछ भी एक्शन लेते तो UNSC के नज़र में आता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, TRF का गठन किया, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और इस TRF ने फिर जिम्मेदारी ली पहलगाम टेरर अटैक का। कुछ ही घंटों के अंदर पहलगाम टेरर अटैक के TRF ने जिम्मेदारी ली कि हमने ये करवाया। ठीक है, आपने जिम्मेदारी ली, अचानक कुछ घंटों बाद उन्होंने फिर विड्रॉ कर दिया कि हमने ये नहीं करा। जब TRF का नाम जो है 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम पे अटैक, 25 अप्रैल को जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्टेटमेंट जा रहा था कंडेमिंग, और वहां पे TRF का नाम आने वाला था, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पाकिस्तान बिल्कुल पसीना पसीना हो गया और पूरी कोशिश करी कि TRF का नाम जो है उस स्टेटमेंट से हट जाए। सवाल यह आता है कि अगर TRF से आपका कोई संपर्क नहीं है तो उसका नाम हटवाने के पीछे आप क्यों हैं? क्योंकि वे जानते हैं जैसे ही TRF जो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, इमीडिएटली फिर लश्कर तोयबा से लिंक समझ में आ जाएगा। तो पाकिस्तान की सारे एविडेंसेस जो हैं, मैं तो सिर्फ आपको कुछ ही बता रहा हूं क्योंकि समय की पाबंदी है, ऐसे ढेर सारे हमारे डिस्कशंस हुए जहां पर TRF, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने दिया कि हम लोगों ने जो 9 बेसिस पे हमारे मिसाइल्स दागे, मुजफ्फराबाद, मुरीद के, बहावलपुर लश्कर तोयबा जैश ए मोहम्मद का मेन अड्डा है, मुरीद के LET का है। LET वो संस्था है जिसने डैनियल पर्ल की हत्या करी थी। डेविड हेडली को भेजा था जैश ए मोहम्मद ने, बहावलपुर में उनकी रिक्रूटमेंट हुई थी। 26/11 में मुंबई का अटैक कराया था डेविड हेडली ने। ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो सभी के सामने हैं, सभी के पास है। ये तमाम विषय हम लोगों ने रखे और वहां पर पूरा जो लोग भी राष्ट्रों में हम गए, दे वर शॉक्ड, क्योंकि डैनियल पर्ल की घटना पूरा विश्व जानता है
और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने डैनियल पिरल की हत्या कराई, एक यूएस जर्नलिस्ट की हत्या कराई और 26/11 करवाए जैश ए मोहम्मद, जिसमें कि बहुत सारे नेशनैलिटीज के लोग शहीद हुए थे। वहां पे इजरायली मूल के लोग गए थे, आपको याद होगा वो सारी चीजें। मुंबई ताज में कितने सारे विदेश के जो आए हुए थे टूरिस्ट थे और वहां पे रह रहे थे, उनकी हत्या हुई थी, उनमें अमेरिकन भी थे। तो इसलिए नहीं था कि सिर्फ वो इंडियंस के ऊपर अटैक था, वो पूरे विश्व पे अटैक था। और उसको करवाने वाला जो कि रेकी करने आया था डेविड हेडली, उसकी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग हुई थी बहावलपुर में, जैश ए मोहम्मद के माध्यम से, हाफिज सईद के माध्यम से। ये तमाम विषय जब पूरे विश्व के सामने रखा गया तो होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड। सर, आप सारे डेलीगेशंस का बता रहे हैं कि कितना सफल रहा यात्रा ये, आप कैसे पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कामयाब हुए। मगर भारत में ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, 16 ऑपोजिशन पार्टीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, स्पेशल सेशन पार्लियामेंट के बुलाने की मांग की है और हमारी फॉरेन पॉलिसी को फेल्ड फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बताई है। तो उनके मांग को और उनके ये जो आरोप हैं फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज, सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने अपने एमपीज को भेजे ऑल पार्टी डेलीगेशन में। जिन 16 पार्टीज ने साइन भी किया ये रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के, उनके भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट गए। तो कहीं पर भी उन्होंने सवाल नहीं उठाए कि ऑल पार्टी डेलीगेशन में एमपीज भेजना चाहिए था, नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी भेजे। तो दोनों विषयों को अलग अलग से मैं देखना चाहता हूं। सो एज फार एज ऑल पार्टी डेलीगेशन इज कंसर्न्ड, ये एक अहम मुद्दा था। यहां पर आप देखिए, तृणमूल से जो है अभिषेक बनर्जी खुद गए थे, आरजेडी से हमारे गुप्ता साहब गए थे, प्रेमचंद गुप्ता साहब गए थे, समाजवादी से राय साहब गए थे, तो कांग्रेस से आपके थरूर साहब थे, मनीष तिवारी साहब थे, हमारे सलमान खुर्शीद साहब थे, टीडीपी से अगर आप देखें तो कृष्णा लावू थे, आप अगर इनसे देखें, ये हमारी एडीएम के देखें, डीएम के देखें तो कनीमुड़ी जी थी, सुप्रिया सुले जी थी फ्रॉम एनसीपी। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने एमपीज को इस राष्ट्रीय काम में नियोजित किया। तो इसलिए साधुवाद सारे पॉलिटिकल पार्टीज को है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तो किसी ने उस पर टीका टिप्पणी नहीं करी, यह पहला विषय। तो मैं ऑल पार्टी डेलीगेशन को इससे अलग रखता हूं। अब सवाल आता है पार्लियामेंट डेलीगेशन या पार्लियामेंट सेशन के बारे में। इंडिया ब्लॉक, उनके पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी चिट्ठी लिख सकते हैं, और उन्होंने चिट्ठी लिखी है सरकार को, और सरकार के पास वो अधिकार है कि वो उनको जवाब दें। तो मेरा ये कहना है, ना मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं, ना मैं इंडिया ब्लॉक का प्रतिनिधि हूं, तो वो दोनों आपस के विषय की बात है। बट जहां तक डेलीगेशन का सवाल आता है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है डेलीगेशन जब जहां जहां गई हैं, जिन जिन राष्ट्रों से मिले हैं, कहीं ना कहीं अगर हम घर पे बैठे रहते, इससे बेहतर था कि किसी के घर पे गए, कहीं पर जाके हमने चर्चा करी, हमारा विषय रखा, हमारी बात रखी और हमारी सोच बताई, और उनसे हमने समर्थन मांगा। मुझे लगता है घर बैठने से ये जाके करना बेहतर था। ये बहुत पहले भी हम कर सकते थे, आगे भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के, वो डिप्लोमैट्स हैं, करियर डिप्लोमैट्स हैं। वो एक डिप्लोमैट दूसरे डिप्लोमैट से मिलेगा, बट एक डिप्लोमैट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं मिलता है। उसका मौका मिलता है जब आप एक पार्लियामेंट से दूसरे पार्लियामेंट में जाते हैं। तो एक पॉलिटिकल जो हेफ्ट होता है, पॉलिटिकल जो राजनीतिक एक ताकत होती है, राजनीतिक एक वजन होता है, वो जब राजनीतिक वजन कूटनीतिक वजन के साथ जुड़ता है, और साथ में राजनीतिक और संसदीय वजन साथ में जुड़ के, और आपकी कूटनीतिक जो वजन है आईएफएस का, फॉरेन सर्विस का, उसको जोड़ते हुए अगर हम जाएं, जैसे हमारे फॉरेन एम्बेसडर्स को भी जोड़ते, हमारे फॉर्मर एम्बेसडर्स थे, हर एक डेलीगेशन में एक एक फॉर्मर एम्बेसडर को भेजा गया था। हमारे साथ श्री चिनॉय साहब थे, सुजान चिनॉय साहब, जो अभी मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज के अध्यक्ष हैं, डीजी हैं, वैसे ही दूसरी जगहों पर भी गए हैं। तो ये सब जो है, एक सामूहिक शक्ति जब बनती है, जो ऊर्जा वहां से निकलती है, वो राष्ट्र के हित के काम में आती है। तो अगर हम यहाँ दिल्ली में बैठे या अपने क्षेत्र में बैठे, बेहतर था कि 15 दिन के लिए गए तो कुछ लोगों से मिले, किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, कहीं पर प्रेसिडेंट से मिले, कहीं पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिले। ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर कि 20-30 सालों से, जैसे लाइबेरिया में 30 सालों में एक भी संसदीय डेलीगेशन नहीं गया है। 30 सालों बाद पहला संसदीय डेलीगेशन हम गए।
तो क्या उनके जहन में नहीं आएगा, जो कल यूएनएससी के मेंबर बन गए, उनको दिल में रहेगा कि अरे यार, जब भी हम कोई आता है, हो सकता है हमारे फेवर में ना हर बार ना बोले, पर हमारे विरोध में तो नहीं जाएंगे। तो एटलीस्ट आप कुछ दोस्त तो बना रहे हैं, उनके साथ कुछ रिश्ता तो कायम कर रहे हैं। घर पे बैठे हुए रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं जब आप दूसरों के घरों पे जाते हैं और उनको भी निमंत्रण करते हैं अपने घर पे आने के लिए। और यही एक सोच, एक मानसिकता के साथ ये डेलीगेशंस गई हैं। कई दरवाजे खुले हैं, उन दरवाजों को खुले रखने के लिए और भी काम होना चाहिए। क्या ये एक बार करके हम सो जाए? ऐसा भी नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लेवल्स पे हमें काम करना है। मिलिट्री ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, डिप्लोमेटिक है थ्रू दिस काइंड ऑफ दिस थिंग, कूटनीतिक है हमारे डिप्लोमेट्स का। तो ढेर सारे ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4 डिप्लोमेसी हमें यूज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो ये थे बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा जी। विजय दीपक शाह के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, दिल्ली।